अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कश्मीर जिसे भारत अपना अटूट अंग कहता है, दरअसल तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को कश्मीर के मामले पर तन्हा खड़ा कर दे, लेकिन कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत और आज़ादी की तहरीक पूरे जोश और वलवले के साथ जारी है और पाकिस्तान इखलाकी और सिफारती हिमायत में कश्मीरियों के साथ खड़ा है। पाकिस्तान अकेला ही नहीं बल्कि अब तो तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी भारत की सरजमीन पर खड़े होकर बबांगे दोहल कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान न सिर्फ सबसे बड़ा हल तलब मसला करार दिया, बल्कि इस मसले के हल के लिए बतौर सालिस किरदार अदा करने की ख्वाहिश भी जाहिर की है। पाकिस्तान ने इस पेशकश को सराहा, लेकिन हमेशा की तरह भारत ने किसी भी तीसरे फरीक को सालिसी को मुस्तरद कर दिया है। मोदी हुकूमत ने दुनिया की तवज्जो कश्मीर में जारी मजालिम से हटाने के लिए भारतीय चौकियों पर रॉकेट और मार्टर बम बरसाने के इल्जामात लगाए और अपने 2 फौजियों की लाशों की बेहुरमती करने का मज़हक़ाखेज़ इल्जाम भी लगाया, जिसे पाकिस्तान ने यकसर मुस्तरद कर दिया। और फिर हमने देखा कि हॉटलाइन पर दोनों ममालिक के DG-MOs के दरमियान राब्ता हुआ और पाकिस्तानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने भारत को आईना दिखाया। आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम उमूर पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ियाउद्दीन साहब। ज़ियाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, भारतीय सरजमीन पर बबांगे दोहल तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान की हक़ दोस्ती जो है वो अदा की और साथ ही साथ उससे भी बढ़ के जो कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत है उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और न सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि इस मसले के हल के लिए अपने आप को, अपने मुल्क को बतौर सालिस भी पेश किया। एक ऐसे वक्त में जब एक कश्मीर की तहरीक जो है वो अपने उरूज पर है, भारतीय मजालिम जो है वो भी दुनिया भर के सामने है, आप कितना अहम बयान समझते हैं इसे तुर्की के सदर का? ये टर्की सदर की जो विजिट, 2 दिन की विजिट थी हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान की ख्वाहिश तो ये थी कि एक मुसलमान मुल्क के हेड ऑफ द स्टेट को बुलाकर और उनके सामने पाकिस्तान की शिकायतें करें और पाकिस्तान को मलाइन करें। इसमें शायद उनकी बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि टर्की के सदर जो हैं वो पाकिस्तान के सिलसिले में अक्सर पाकिस्तान के इश्यूज को वो ये कहते थे कि हमारा इशू है। कश्मीर के इशू पे भी पिछली दफ़ा जब यहाँ पर आए थे वो कश्मीर पे उन्होंने पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको एंडोर्स कर दिया था, तो वही बात उन्होंने वहाँ भी जाकर यही की कही। इससे हिंदुस्तान को बहुत बड़ा न सिर्फ ये कहा उन्होंने, बल्कि ये भी कहा कि जो आजकल वहाँ पर ब्लडशेड हो रही है कश्मीर में, उसको बंद करने के लिए भी कहा। ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की, मैं कहूँगा, डिप्लोमेटिक सतह है कि एक बहुत बड़े मुल्क का सदर जो है उसने जाके हिंदुस्तान में पाकिस्तान के केस को इस तरह से पेश किया। ठीक, अच्छा, साथ ही इस वक्त जो रजब तैयब एर्दोगान साहब जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि NGS में पाकिस्तान और भारत दोनों को शमूलियत दी जाए, इसका मेंबर बनाया जाए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में। क्यों उन्होंने ऐसा कहा और इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? असल में टर्की खुद जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर है और इसके मैंने इनका मकसद, जो हिंदुस्तान का जो मकसद जो था टर्की के सदर को इनवाइट करने का अपने मुल्क में, इसमें ये भी था कि उन्हें कन्वर्ट करें कि हिंदुस्तान की जो एप्लीकेशन है NSG के लिए, मेंबरशिप के लिए, वो एक्सेप्ट कर लें। तो वो एक तरीके से लगा ये था कि उनके प्रेशर डाल रहे थे या डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहे थे टर्की पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं हिंदुस्तान को मेंबरशिप, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को भी मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ठीक, ये उन्होंने बड़ा खुलकर बात की। जी, तो ये अगेन एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फेवर हो जाता है, पाकिस्तान की सिफारती महाज पे बहुत बड़ी कामयाबी हो जाती है।
जी हाँ, ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि एनएसजी का मेंबर खुद कह रहा है कि पाकिस्तान को मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ठीक। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से उन्होंने कहा कि भारत, चूंकि पॉपुलेशन उसकी 1 अरब 20 करोड़ है, तो उसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप देनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से भी उनका ये कहना है, ये इस्लामी दुनिया के हवाले से भी कहना है कि तकरीबन इतनी ही पॉपुलेशन जो है वो इस्लामी ममालिक की भी है, तो उनको भी उसकी एक सीट मिलनी चाहिए, मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ये भी उन्होंने ये तो जरूर कहा कि ये जो 5 मेंबर की जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है वो इस वक्त इनएडिकेट है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो ये 5 जो ममालिक हैं उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है और सारी दुनिया की जो किस्मतें हैं उसके फैसले करते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि इसकी रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए और एक ऐसा मुल्क जिसकी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन है उसको तो मिलना चाहिए सीट। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मुसलमान ममालिक की जो पॉपुलेशन है टोटल वो 1.7 बिलियन है जी। इस लिहाज से मुसलमान ममालिक को भी मिलनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन। उसका मतलब यही हुआ कि अगर मुसलमान ममालिक को रिप्रेजेंटेशन मिली तो रोटेशन के हिसाब से शायद पाकिस्तान का भी नंबर आ जाए। ठीक। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि जाहिर है कि एक बहुत अच्छी तरीके से मुकदमा जो है उन्होंने पाकिस्तान का पेश किया। नाउ बात यहाँ पे ये है कि हम किस तरीके से कैपिटलाइज कर सकते हैं। हम कश्मीर में जो उनकी मूवमेंट में अपराइजिंग होती है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसको उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर सका। अब ये कॉम्बिनेशन है कश्मीर की जो तहरीक है उसको, और साथ साथ इस वक्त जो हमारे दोस्त जो आगे बढ़ के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इसको कैसे कैपिटलाइज किया जा सकता है पाकिस्तान की जानिब से? मसला ये है कि जो कश्मीर का इशू है वो है बायलैटरल डिस्प्यूट। ये तो सारी दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करती है कि डिस्प्यूट है ये, लेकिन ये मसला जो है वो हमारा नहीं है, मसला है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान ये हर 5 साल के बाद 3 साल के बाद वहाँ पर जबरदस्त उनकी इंसर्जेंसी होती है और तकरीबन इंतफादा होता है। वो अनाम जो है ना स्ट्रगल करते हैं और जिसकी वजह से इस वक्त सारी दुनिया जो है ना वो देख रही है कि पाकिस्तान को चाहिए कि इस वक्त वो मोबिलाइज करें जो दुनिया में जो कश्मीरी हैं, जैसे यूके में है, अमेरिका में है और उधर यूरोप में है, उनको मोबिलाइज करें कि वो दुनिया में जो है ना इस केस को उठाएं, हर कैपिटल को जाके उठाएं। पाकिस्तान को इसमें कोई ज्यादा जो है ना खुद फ्रंट लाइन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फौरन हिंदुस्तान जो है ना जैसे पाकिस्तान को फ्रंट लाइन पे कोशिश करता है इसको एक्सप्लॉइट करने की, वो फिर वो ही बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की। और फिर ये तो इल्जाम उन्होंने अभी लगाया है कि वो 2 फौजियों को मारा और फिर म्यूटिलेट किया उसकी बॉडी को, उनकी बॉडीज को। ये उस वक्त उन्होंने इल्जाम लगाया जब टर्किश प्रेसिडेंट वहां पर थे, लेकिन टर्किश प्रेसिडेंट ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त ज़ियाउद्दीन साहब सीनियर तज्ज़कार प्रोग्राम में हमसे बात कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर रिटायर्ड ने। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में के लिए अपना वक्त निकालने का। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से देख रहे हैं, तुर्क सदर ने एक बहुत बबांगे दोहल भारतीय सरजमीन पर जाके उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर एक बुनियादी हल, एक मसला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिसे हल किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी सालिसी की पेशकश भी की। लेकिन यकीनी तौर से हुर्रियत रहनुमा और पाकिस्तान ने इसे सराहा और तवक्का के बिल्कुल ऐन मुताबिक भारत ने इसको मुस्तरद कर दिया। आप क्या समझते हैं कि कितनी अहम ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है कि पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क जाके भारत में इतनी बड़ी बात जाके कहता है? जी, मेरे ख्याल में दुनिया का हर सेंसिबल लीडर, हर इंसाफ पसंद लीडर जो दुनिया में अमन चाहता है, जो ह्यूमन राइट्स में बिलीव करता है, जो हक खुद इरादियत में बिलीव करता है, वो यही बात कहेगा। और तुर्की के साथ तो हमारे खसूसी ताल्लुकात हैं और उन्होंने लगी लिपटे रखे बगैर मेरे ख्याल से हिंदुस्तान को बहुत अच्छी एडवाइस दी है कि इस मसले को अगली नस्लों पे उठा के ना छोड़ें और इसको हल करने से दोनों मुल्कों को बहुत फायदा होगा
और डायलॉग से बात आगे बढ़कर फिर ताल्लुकात जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात की तरफ बढ़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में उन्होंने एक बहुत असूली और मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया है तुर्क सदर ने। और लेकिन जिस तरह आपने कहा, ना वो अमेरिका की तजवीज़ मांगते हैं, ना किसी और की तजवीज़ को मानते हैं, ना तुर्की की तजवीज़ को मानते हैं। ईरान भी एक दफा 2 दफा पहले कह चुका है इसको सब की बातें। तो अच्छा, साथ में बात यहीं पे नहीं, और भी चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NGS का भी मेंबर जो है वो बनना चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने पाकिस्तान की भी हिमायत की। जी क्योंकि मेरा ख्याल है कि भारत ने उनको अप्रोच किया होगा कि आप हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के सिलसिले में सपोर्ट करें, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को न्यूट्रल रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में दोनों इंडिया और पाकिस्तान क्वालिफाई करते हैं उस ग्रुप में शमूलियत के लिए, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान। ठीक, तो यकीनी तौर से अगर उन्होंने अपने उसको न्यूट्रल रखा एक, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत बड़ा फेवर होता है पाकिस्तान के लिए भी। जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान को फेवर है और बहुत सही और असल तैयार किया उन्होंने। ठीक, और व्हाट अबाउट दिस के सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भी उन्होंने बात की। भारत अगर उनकी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन है तो पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है आल उम्मत मुस्लिमा को, तो यहाँ पे भी गुंजाइश निकाली है उन्होंने पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही बात है। मतलब पाकिस्तान जो है मुस्लिम उम्मा के तमाम मसाइल में हमेशा पेश रहा है, और ज़ियाउल हक के जमाने में मुस्लिम उम्मा ने उनको इंतखाब किया था यूनाइटेड नेशन में मुस्लिम उम्मा के बिहाफ पर बातचीत के लिए। जब पहली दफा उन्होंने तलावत कुरान कराई अपनी स्पीच से पहले, तो कई दफा पाकिस्तान को ये रोल मिल चुका है कि वो मुस्लिम उम्मा को रिप्रेजेंट करे। ठीक, अच्छा, अब इसी साथ हम अगर देखते हैं तो वहां भारत जो है मुसलसल कश्मीर में मजालिम उसके जारी हैं, और साथ ही साथ ड्रामा भी एक है, वो ये कि भारतीय जो फौजियों की लाशें पाकिस्तान ने मस्क की और वहां पे मार्टर बम भी बरसाए और गोलाबारी भी की। तो उस पे हमारे और उनके जो DGMOs हैं उनके दरमियान हॉटलाइन पे राब्ता हुआ। इस राब्ते में कितना क्लियर स्टांस रहा पाकिस्तान का, और उन्होंने कहा कि ये आप जो है कश्मीर में जो कुछ भी कर रहे हैं उससे दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए ये सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और पाकिस्तान उसको बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट करता है। जी हाँ, जो कुछ मेरी नॉलेज है या मैंने मालूम किया है या मालूम करता रहता हूँ इस सिलसिले में LOC पर जो होती हैं इस किस्म के वाकयात, तो पाकिस्तान देखिए बहुत वॉर ऑन टेरर के अंदर अपनी पूरी तरह इन्वॉल्व है। वेस्टर्न बॉर्डर पर बलूचिस्तान में, कराची में, पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में। उससे क्या जरूरत पड़ी है कि अपने लिए एक नया महाज खोलेगा और LOC पर फायर शुरू कर देगा। आई थिंक कोई भी होश और हवास में रहने वाला इंसान ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है ताकि टू फ्रंट सिनेरियो क्रिएट किया जाए, पाकिस्तान को प्रेशर में रखा जाए, और टोटल झूठ बोल रहा है, टोटल झूठ जिसको बोलते हैं सफेद झूठ। कभी बोलता है सर्जिकल स्ट्राइक की है। भाई कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की है? वहाँ कोई गांव के लोग होंगे, कोई तो बताएगा कि यहाँ कोई आके हेलीकॉप्टर उतरा था या क्या हुआ था। ये सब झूठी बातें हैं, उनकी सब झूठा प्रोपेगेंडा है, और दुनिया इस चीज को देख रही है। इसी तरह वो हमारे कर्नल साहब को जो नेपाल से अगवा किया है और एक कलभूषण के एक खड़े करने की कोशिश की है कि जी ये हमारे पास भी आपका कर्नल है, तो ये तमाम चालें हैं। वो भी एक्सपोज हो गया, पहले ही से एक्सपोज हो गया। देख रही है, लेकिन दुनिया खुदा करे उनका जरा जमीर जाग जाए, और पाकिस्तान को मजबूती से सारे मसले उठाने चाहिए। कोई मजाक नहीं चल रहा कि आप लोगों को इस तरह ट्रैप करके बुलाएं और उनको अगवा करें। ये तो बात चलने के लिए तो बहुत दूर चली जाएगी, फिर हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा इसका। ठीक, अच्छा, ऐसे में आप क्या समझते हैं कि कितनी जवांमर्दी से हमारे जो हाई कमिश्नर हैं अब्दुल बासित साहब, वो भारत में रह के और अपना पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो लड़ रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तानी मौक़िफ़ को? मेरे ख्याल से जो मैं उनकी तमाम बयानात को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, बार बार उनको बुलाकर ह्यूमिलेट किया जाता है, वजारत खारजा बुलाती रहती है, लेकिन वो बहुत मजबूत और असली मौक़िफ़ इस्तेमाल करते हैं। कोई मसलहत मैंने उनके नहीं देखी, दो टोक उनका मौक़िफ़ होता है और बहुत सही मौक़िफ़ होता है। वो ना कोई प्रोपेगेंडा उसमें बहुत इन्वॉल्व है, ना कोई बहुत डिप्लोमेसी है। वो सीधी सीधी बात करते हैं कि भाई तुम लोगों पर जुल्म किए जा रहे हो, कश्मीर तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं, तुम्हारे वोटिंग में हिस्सा लेने को तैयार नहीं, तुम गोलियां मार मार के थक गए, वो 70 साल हो गए हैं, तो इसलिए होश में आओ।
वो सही बातें बताते हैं उनको बिल्कुल। ठीक, तो यहाँ पे सर जनरल साहब मैं जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, बिलखुसूस कश्मीर पॉलिसी के हवाले से जब हम बात करें तो वो क्या उतनी ही दबंग आपको नजर आती है, क्या उतनी ही आपको विटेज नजर आता है उसमें? मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ने यूनाइटेड नेशन में इस मसले को मजबूती से उठाया था, और जहां भी मौका लगता है तो इस मसले को उठाते हैं हम, और सियासी और हर किस्म की उनको हम अखलाकी सपोर्ट कश्मीरियों को देते हैं। और कश्मीर खुद तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो हमको सही मानों में सपोर्ट दे रहा है। तो किसी किस्म की अभी वो तो नहीं है कि कोई बॉर्डर के पास जाके उनकी मदद करे, हथियार दे, लेकिन उनकी अखलाकी सियासी मदद पाकिस्तान कर रहा है। और ये तुर्क सदर का हिंदुस्तान में ये बयान देना, ये भी पाकिस्तान की अपना डिप्लोमेसी का कामयाब सबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम इशू के ऊपर अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इसी मौजू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर हुमा बकाई ने। डॉक्टर हुमा बकाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान वो भारत में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते हैं और भारत में भारतीय सरजमीन पे बबांगे दोहल वो कहते हैं कि कश्मीर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा बुनियादी मसला है जिसे हल होना चाहिए, और न सिर्फ हल होना चाहिए बल्कि उन्होंने अपने आप को सालिसी के तौर पे भी पेश करने की ख्वाहिश का इजहार किया। हुर्रियत रहनुमाओं ने और पाकिस्तान ने इसको खुशामदीद कहा, इसको बहुत सराहा, लेकिन तवक्का के ऐन मुताबिक भारत ने इसे मुस्तरद कर दिया। मैं जानना चाहूंगा आप किस नज़र से देखती हैं इस वक्त टर्किश प्रेसिडेंट के इस इक़दाम को, उनके इस बोल्ड स्टेटमेंट को? देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि भारत हैज बीन स्टम्प्ड, और ये पहली दफा नहीं हुआ है। अगर आपको याद हो, जब ब्रिक्स का इजलास हो रहा था तो उसमें भी भारत ने ये कोशिश की थी कि वो रशिया को और चाइना को कन्विंस कर दे कि वो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दें, और वहाँ भी जो डिक्लेरेशन था उसमें भारत चाइना इनकार किया और रशिया ने भी इनकार किया कि ऐसा ना करे। इस वक्त भी भारत का यही ट्रस्ट था कि एर्दोगान साहब को इनवाइट किया जाए। जाहिर है जब आप अपने होम ग्राउंड पे होते हैं तो एक जो आने वाला गेस्ट होता है उसके ऊपर एक एलिमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन बहुत हाई होता है। और दो ट्रस्ट हैं इंडिया के, वो चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको सीट मिल जाए जिससे उसका ग्लोबल स्टैचर बड़ा हो, और दूसरी उसकी ख्वाहिश ये है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी उसको मेंबरशिप मिल जाए। ये वो फोकस था जिसकी वजह से उन्होंने टर्की के प्रेसिडेंट को कल्टिवेट किया था। लेकिन मैंने आपसे गुजारिश की कि भारत वाज टोटली स्टम्प्ड, क्योंकि वहाँ उन्होंने कहा कि भाई पहले जो पुट योर हाउस इन ऑर्डर, और जो आप कैसे यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल की सीट की बात कर सकते हैं जबकि आप मुसलमानों का इस कदर इस्तेसाल कर रहे हैं। और इन सब वेज उन्होंने कहा कि मुसलमानों की इतनी आबादी है तो उनकी सीट होनी चाहिए। और दूसरी उससे भी अहम बात यह कि कश्मीर, अब कश्मीर के साथ इंडिया के लिए ये इस वक्त सूरत हाल इमर्ज हो गई है कि उनको हर फ्रंट पे एम्बैरेसमेंट का सामना है, और लम्हा फ़िक्रिया है इंडिया के लिए, क्योंकि अब इंडिया के जो रॉ के चीफ है उनका जो स्टेटमेंट आया है कि इंडिया की जो कश्मीर की सूरत हाल है, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, वो इंतहाई स्कैरी है, वो इंतहाई खतरनाक है। और इससे पहले भी बहुत सारे जिम्मेदार लोग इंडिया में कह चुके हैं कि जी इसका कोई अब अस्करी हल नहीं है, आपको सियासी हल ढूंढना पड़ेगा। इंडिया का एक मेंटल ब्लॉक है, वो कहता है कि जी ये पाकिस्तान से कहता है और दूसरों से कहता है कि जी ये बायलैटरल इशू है, और पाकिस्तान से कहता है ये हमारा इंटरनल इशू है। मेरा ख्याल है कि अब इस नहज पे सूरत हाल पहुंच गई है कश्मीर में कि उसको इंडिया को एड्रेस करना पड़ेगा। एर्दोगान अच्छा, इसके आप समझते हैं कि इस तमाम सूरत हाल का इदराक जो है वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला भी कर रहे हैं और महबूबा मुफ्ती भी कर रही हैं इस वक्त कि सूरत हाल वाकई बहुत खराब है और कश्मीर जो है वो भारत के हाथ से निकलता जा रहा है? देखिए, जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं या फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, उनका तो पास थोड़ा सा टेंटेड है, क्योंकि वो आज ये बातें कर रहे हैं तो वो इसका मतलब है कि अब उन्हें भी साफ दीवार पे लिखा नजर आता है कि वो रियासत हिंद की अब साथ नहीं दे सकते।
बहुत अरसे तक उन्होंने अपने मफाद के लिए कश्मीरियों की राइट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन अब ये लोग भी कहते हैं कि इंडिया को कश्मीरियों के इशू पर पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी जी। बेशक सालसी ना ले इंडिया किसी की, लेकिन इंडिया को खुद बैठ के इसका हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के लोग कहते हैं, अगर यहाँ अल्फाज अगर आप इजाजत दें तो मैं कोट कर दूं, वो कहते हैं कि हमारे पास हो सकता है कि इंडियन लैंड हो, लेकिन हमारे साथ कश्मीरी लैंड हो सकता है हमारे साथ हो, कश्मीरी पीपल हमारे साथ नहीं है, कश्मीरी लोग हमारे साथ नहीं है। और इसीलिए आप देखिए कि एक डेस्परेशन है जो आपको इंडिया में नजर आती है। वो इस बात से प्रोवोक होते हैं कि जी फ्यूनरल्स पर पाकिस्तानी झंडा है। आज उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, कमजोर बच्चों के साथ मारपीट की है। 12 बच्चे जख्मी हो गए क्योंकि उन्होंने बुरहान वली की तस्वीर जो थी वो लगा दी थी और उसके बाद फौज उन पर टूट पड़ी। जब ये सूरत हाल होती है तो जो मूवमेंट होती है वो दबती नहीं है, वो और जोर पकड़ती है, और यही हो रहा है इंडिया में। देखिए, फौजें कभी भी लोगों से नहीं लड़ सकती, फौजें बॉर्डर पे लड़ती हैं। इंडिया अपनी फौज को अवाम से लड़वा रही है और अपने लिए मजीद मसाइल खड़े कर रही है। अच्छा, आपने कहा कि तहरीक जो है वो अपने उरूज पर है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली हम कभी भी उस जो अपराइजिंग, जो तहरीक कश्मीर में जवान होती है, जो वहां पे अपराइजिंग होती है, अनफॉर्चुनेटली हम उसे कैपिटलाइज नहीं कर सके। आप क्या समझती हैं क्यों नहीं कर सके और क्या होना चाहिए था? हमारी खारजा जो पॉलिसी है, स्पेशली कश्मीर पॉलिसी जो है, उसको आप कहां पे देखना चाहती हैं? मैं आपसे बहुत मौजूदाना गुजारिश करूं, जो आपने जो कश्मीर कमेटी बनाई हुई है वो तो आपने सियासी रिश्वत का तरीका अपनाया हुआ है। जिसको आपको सियासी रिश्वत देनी होती है उसको आप कश्मीर कमेटी का हेड बना देते हैं। कश्मीर कमेटी का हेड कभी भी ये सोच के नहीं बनाया जाता कि ये कश्मीर के कॉज को आगे ले जाएगा। पहला बात तो ये नहीं, इसी में मैं कंटिन्यू करूंगा कि आपकी वो जो कश्मीर कमेटी है सबसे ज्यादा इख्तियारात और सबसे ज्यादा वसाइल रखती है। वो इसीलिए मैंने कहा ना, वसाइल रखती है और इख्तियारात रखती है, और वो सियासी रिश्वत है। जो हमारी हुकूमत वक्त वो सियासी रिश्वत देती है जमात को, फजलुर रहमान साहब की जमात को और उनके वोट बैंक को अपने साथ रखने के लिए। लिहाजा चाहे वो जमात कुछ भी कर ले, मतलब कुछ भी कर ले, नवाज शरीफ, आपने कभी फजलुर रहमान साहब का बैलेंस स्टेटमेंट सुना है? वो हमेशा एक प्रो गवर्नमेंट स्टेटमेंट देते हैं, चाहे उनसे उनकी, क्योंकि उनको ये सियासी रिश्वत मिली हुई है और हमने कश्मीर पर हम माजरत के साथ सियासत कर रहे हैं। दूसरी बात ये, आज हमारे बच्चों को वापस भेज दिया वहां से। मेरी गुजारिश ये है कि किसने फैसला किया था कि जब इतने हालात खराब हैं तो हमारे बच्चों को वहां भेजा जाए? जब इतनी वहां पर हमारी इससे पहले आर्टिस्ट की बेइज्जती हुई, इससे पहले हमारे ब्लाइंड क्रिकेटर्स टीम्स की बेइज्जती हुई, हमारी तरफ से क्या चीज है कि हम बुला के तंबीह कर देते हैं। आज भी स्टेटमेंट आया कि जी वजीर खारजा जो है उनको बुला के तंबीह की जाएगी। अरे मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि जो ये फैसले कर रहा है, क्या वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं देख रहा कि क्या है? क्या वो ये नहीं देख रहा कि एलओसी पे रोज हमारी साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या वो ये नहीं देख रहा कि भारत किस तरह अफगानिस्तान की जमीन जो है वो हमारे साथ खिलाफ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है? मेरी गुजारिश ये है कि जब हालात इस किस्म के हों तो आप क्यों अपने बच्चों को वहाँ बेइज्जत करने के लिए आपने भेजा? और एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे मुल्क में जहाँ गाय के गोश्त के इशू के ऊपर मुसलमान महफूज नहीं है, वहाँ पे आप अपने सकाफती वफ्द के नाम पे 50 बच्चों को भेज रहे हैं। आप और उनको आप देखिए, हमारी बेइज्जती हुई, दे वर आस्क्ड टू लीव। और ये मैं कोई इस बात को ना सोचने को तैयार है, ना इसके हवाले से कोई थॉट प्रोसेस मौजूद है। फिर जब आप कहेंगे कि क्यों मरी में लोग बुला के आपने किसी इंडियन को एंटरटेन किया, तो पलट के कहा जाता है बैकडोर डिप्लोमेसी। हमें बैकडोर हम क्यों झुके भाई? हमारी आतम कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहे हो, हमें तो ये बात उठानी चाहिए। और हमने यहाँ पे जिंदाल को पकड़ा है। हमने आपको बताया है कि जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब अफगानिस्तान में अमेरिका ने बॉम्ब फेंका, उसमें 13 से 15 रॉ के लोग थे। क्या भारतीय थे रॉ के लोग अफगानिस्तान में? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थी डॉक्टर हुमा बकाई जो इस वक्त इस इंतहाई अहम मामले पे अपने व्यूज पेश कर रही थी। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद इन्हीं मौज़ूआत को मजीद आगे लेके चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ रिटायर्ड ने।
शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कश्मीर के हवाले से, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बाकायदा भारत में जाकर उसकी हिमायत की। न सिर्फ कश्मीर को उन्होंने बुनियादी मसला करार दिया जिसको हल किया जाना है, और उस मसले के हल के लिए खुद को बतौर सालिसी पेश करने की भी ख्वाहिश का इजहार किया। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में पाकिस्तान को भी शमूलियत मिलनी चाहिए, और उसके साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भी उसकी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए मुस्लिम की जानिब से। क्या कहेंगे सर आप? देखें, पहली बात तो ये कि मैं तुर्किश प्रेसिडेंट जो हैं तैयब एर्दोगान साहब, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि मुस्लिम ममालिक में से उन्होंने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया कि वो एक मुल्क को विजिट करने जा रहे हैं, और उस विजिट से पहले वो इतना बड़ा बयान देते हैं, जबकि भारत का रवैया हम सब जानते हैं कि उसने आज तक बैनुल अक़वामी सालसी जो है उसको कबूल ही नहीं किया। तो मैं समझता हूँ पहली बात तो ये कि पाकिस्तान को ऐसे लीडर को सलूट करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि जो उन्होंने बात की वो तो बिल्कुल उसूल पर मबनी की, और अरसा दराज से ये हम बात कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उस पर अमल दरामद करने के लिए पूरी दुनिया के ममालिक को भारत पर दबाव डालना चाहिए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये कोशिश जो है ये हम सब सराहते हैं, और कम से कम उन्होंने एक आवाज़ तो उठाई। तो कश्मीर के बारे में कितने ममालिक हैं जो कोई आवाज़ उठाते हैं, वो शायद गिने भी नहीं जा सकते, वो इतने कम हैं। तो इसलिए, और दूसरी बात, इसी उसूल की बुनियाद पर फिर उन्होंने बात की कि जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, अगर भारत को उसकी मिलनी चाहिए मेंबरशिप, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं? हम दोनों एटॉमिक मुल्क हैं। ये भी उन्होंने उसूल की बुनियाद पर बात की। और फिर उन्होंने कहा कि अगर भारत जो है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है, तो पाकिस्तान मुसलमान ममालिक में से न्यूक्लियर पावर है, बहुत बड़ा मुल्क है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो ताकत है उसका दुनिया भर को अंदाजा है। तो वहां पे भी उन्होंने पाकिस्तान की फेवर में बात की। इसलिए मैं समझता हूं कि तुर्की जैसा मुल्क, और तुर्की एक बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया में उसका नाम है, उसकी आवाज जो है उसका एक वजन है। लिहाजा हमें तुर्की के जो सदर हैं उनका शुक्रगुजार भी होना चाहिए, और जो और बड़े बड़े ममालिक हैं उनको ये सामने मिसाल इसकी रखते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए। खासकर जहाँ कश्मीर का मामला है, जो जुल्म तशद्दुद है, जो बर्बरियत का आलम है, वो तो अब एक नई जो है दास्तान रकम कर रहा है वहाँ भारत। और भारत ने तुर्की का जो ये इक़दाम है उसके ऊपर फौरी तौर पर रद्द अमल भी दे दिया कि वो ये करने को तैयार नहीं, मगर आवाज तो उठी। तो इसी की तकलीद करते हुए दुनिया के और भी ममालिक अगर आवाज उठाएं तो एक दिन भारत मजबूर हो जाएगा कश्मीर का मसला जो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल करने के। ठीक है, अच्छा, उसके जवाब में हम देख रहे हैं कि कश्मीरियों पे जितना जुल्म और बर्बदियत का सिलसिला जारी है, एक और चीज देखने में आई कि जनाब पाकिस्तान ने जो है उनकी 2 चौकियों के ऊपर हमला किया, मार्टर जो गोले हैं वो बरसाए और बम्बार्टमेंट वहां पे की। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि LOC के ऊपर बड़ी वायलेशन हो रही है। हमारे जो DGMOs दोनों ममालिक के हैं उनका हॉटलाइन पर रब्ता हुआ। कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उन्होंने यहां से दिया, और कितना कंडेम किया उन्होंने इंडिया के इस स्टेटमेंट को या उनकी इस चाल को? देखिए, सिर्फ ये DGMO ने नहीं किया, इससे पहले आपको याद होगा कि आर्मी चीफ अभी 3-4 रोज पहले उन्होंने LOC का दौरा किया, और वहां उन्होंने भरपूर भारत की जारहियत जो है उसका जवाब दिया कि जी हम इस तरह की जारहियत का भरपूर जवाब देंगे, और मुंह तोड़ उसका जवाब दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से जब भी भारत जो है वो जारहियत का मुजाहरा करता है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, और हमेशा से हमारा यही किरदार रहा है। और भारत अगर समझता है कि वो इस तरह के नापाक अज़ाइम से हमारी फौज या हमारे अवाम के हौसले पस्त कर सकता है, तो ये उसकी खामख्याली है, ऐसा कभी नहीं होगा। और हम हमेशा से भारत जो है उसके जवाब के तौर पर
अगर वहां से गोलाबारी की जाती है तो उससे दुगनी गोलाबारी हमारी तरफ से की जाती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं जानना चाहूंगा शाहिद लतीफ साहब कि इस वक्त जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं अब्दुल बासित साहब, वो बहुत स्ट्रांगली जो है पाकिस्तान का मुकदमा वहां पर लड़ रहे हैं और बड़ी जवां मर्दी के साथ जो है वो अपना पाकिस्तान का मौक़िफ़ जाके बयान कर रहे हैं। आप एग्री हैं इस बात से? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारे एम्बेसडर साहब जो हैं वो एक बहुत ही आला तरीके से पाकिस्तान की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके भी जो बयानात होते हैं वो भरपूर होते हैं, बिल्कुल जैसे आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, जवां मर्दी का मुजाहरा करते हैं और बड़े बेबाक तरीके से भारत के अंदर रहते हुए भारत की जो इस तरह की नापाक कोशिशें हैं पाकिस्तान को दबाने में, तो उसका जवाब दिया जाता है। और ये एक बहुत अच्छी मिसाल है, क्योंकि हमें तो हरगिज ना डरना है, ना हम कोई गलत काम कर रहे हैं। दुनिया भर को हमने बावर कराना है। इसी तरह हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि सफारती सतह पर भारत का जो नहायत ही भयानक चेहरा है उसको बेनकाब करें। सर, मैं यही पे आना चाह रहा था कि इस वक्त हमारी कश्मीर पॉलिसी जो है वो कहाँ पे? वी हैव एक कश्मीर कमेटी हमारे यहाँ मौजूद है जो तमाम कमेटियों के मुकाबले सबसे ज्यादा उसके वसाइल हैं, सबसे ज्यादा उसके इख्तियारात हैं। कहाँ है कश्मीर कमेटी सर? वो तो जी अरसा दराज से कहीं नहीं नजर आई। वो जब से बनी है आज तक क्या कोई उसके पास ऐसी चीज है जो वो दिखा सके कि उसने एक कमेटी होने का हक अदा किया है? उसके जो सरबराह हैं वो आज तक कश्मीर के ऊपर बात करते नजर नहीं आए। और पाकिस्तान में कश्मीरियों की यकजहती का मतलब है कि साल में एक दिन कश्मीर डे मना लें और कहें जी हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। देखें, उनका इखलाकी तौर पर उनकी मदद करना, हमें खड़ा होना है उनके साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, औरतों के साथ जो इस वक्त सलूक किया जा रहा है वो तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। तो अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो इतनी बड़ी जो तहरीक चल रही है वो क्या फिर से दब कर रह जाएगी? तो इतनी जो हजारों कुर्बानियां वो दे चुके हैं आज तक, वो फिर से नाकाम हो जाएंगे उसमें। तो हमारा फर्ज बनता है इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर कि हम खड़े हों और उनका बाकायदा साथ दें। वो मुझे दूर दूर तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब इस वक्त अपने व्यूज हमसे शेयर कर रहे थे। नाजरीन, बात इस वक्त जो सामने आई कि तुर्की के सदर का भारत में जाके पाकिस्तानी मौक़िफ़ जो है वो बयान करना और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करना एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है, न सिर्फ कश्मीर के इशू पे बल्कि NGS न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है इसके ऊपर भी, और साथ ही साथ UN सिक्योरिटी काउंसिल में नशिस्त के हवाले से भी उन्होंने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की। तो भारत जितना चाह रहा है कि पाकिस्तान को तनहा कर दे, स्पेशली कश्मीर के मामले पे तनहा कर दे, हम देख रहे हैं कि मुहज़्ज़िब कौमें दुनिया की जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी होती नजर आ रही हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं कि जब ये तमाम आवाज़ें मिलकर भारत को बाकायदा मजबूर कर देंगी कि वो कश्मीरियों का उनका वो हक खुद इरादियत दे जो बाकायदा UN सिक्योरिटी काउंसिल ने उन्हें दिया है और जो भारत खुद वहां पर लेकर गया था। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।